Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is your seventh video lecture under the topic of package and practices and recent advances of beer or cultivation of beer. Course title: Tropical and Subtropical Fruit Crops, Hot 503. Instructor Ankur Sharma, School of Agriculture, Assistant Professor. अभी तक 6 वीडियोस आपको मिल चुके हैं, जो कि 6 वीडियोस आपके इंट्रोडक्शन से लेकर प्रोपोगेशन तक हैं। प्रोपोगेशन के साथ साथ प्लांटिंग तक आपको ये बताया गया है बेर में, इंट्रोडक्शन से टिल प्लांटिंग, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस में आती हैं, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस में आती हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है। 6 वीडियो आपके LMS पोर्टल पर हैं बेर के कल्टीवेशन से रिलेटेड। और मैंने ये एज्यूम किया था जब मैंने वेबिनार ली थी बेर से रिलेटेड, तब मैंने कहा था कि 2 से 3 वेबिनार में मैं बेर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पर जो हमारे वीडियोज़ जाएंगे वो वीडियोज़ 10 to 15 हो सकते हैं, तब हमारा बेर ख़त्म होगा। जिस तरीके से आपने मैंगो देखा होगा, मैंगोज़ में 10 to 15 वीडियोज़ आपको मिले, बनाना में भी आपको 5 to 10 वीडियोज़ मिले। इसी तरीके से बेर है, बेर भी लेंथी टॉपिक है। और मैंने आपके इंटरेस्ट को देखते हुए जिस तरीके से हमने देखा मैंगो और बनाना, और भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए, गुआवा पढ़ाया, हमें आपका उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लोग LMS को नहीं खोल रहे थे, वीडियो को नहीं डाउनलोड कर रहे थे, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इसीलिए हमने फर्दर कैटेगराइज करके 20-20, 21-21 मिनट के वीडियो बनाने स्टार्ट किए। और मुझे लगा कि आप लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बेर की बात करेंगे, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स की, इरिगेशन की और साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग की। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र का जो एप्लीकेशन होता है बनाना में, हम उसकी बात करेंगे। प्रोपोगेशन आप देख ही चुके थे, रिंग बडिंग के द्वारा होता है ना। प्लांटिंग, अब हमको बात करनी है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स की। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन में बात होती है FYM की। जनरली 5 to 10 टन पर हेक्टेयर वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैनर को हम पूरी खेत में सोइंग से पहले, मतलब प्लांटिंग से पहले पूरे खेत में जब हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं तब हम मिला देते हैं। क्यों? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, साथ ही साथ जो हमारी सॉइल है वो फ्राइविल होने का काम करे, भुरभुरा होने का काम करे, और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एसेंशियल और जो एलिमेंट्स हैं वो सब बढ़ के एक आइडियल रूप में हमारी सॉइल हो जाए। तो हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए FYM टिलेज प्रैक्टिसेस के दौरान डालते हैं। अब हम बात करते हैं अपने रिसर्च पेपर से जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ 40 to 50 किलोग्राम FYM, एप्लीकेशन ऑफ 40 to 50 किलोग्राम FYM इन जुलाई एंड 0.75 किलोग्राम NH4 to SO4 per tree in October. एप्लीकेशन ऑफ 40 to 50 किलोग्राम FYM जुलाई मंथ में एंड 0.75 किलोग्राम NH4 का होल ट्वाइस SO4 पर ट्री इन अक्टूबर आफ्टर फ्रूट सेट हैज़ बीन रिकमेंडेड। एप्लीकेशन ऑफ 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस एंड 250 ग्राम पोटास इज ऑप्टिमम फॉर गुड यील्ड। 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास ऑप्टिमम है अच्छी यील्ड को प्राप्त करने के लिए गुआवा में, ऐसा रिकमेंड किया गया है। फॉलियर एप्लीकेशन ऑफ 1.5% यूरिया, फॉलियर एप्लीकेशन भी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है गुआवा में। तो हम कह सकते हैं कि फॉलियर एप्लीकेशन ऑफ 1.5% यूरिया and 0.5% zinc sulfate increased fruit TSS and ascorbic acid content
यदि हम यूरिया के 1.5% और ZnSO के 0.5% का फॉलियर एप्लीकेशन करते हैं, मतलब परड़ीय छिड़काव करते हैं, तो वो गुआवा में TSS के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट को बढ़ाने में मदद करता है। सॉरी, ये एप्लीकेशन गुआवा में भी करता है और ये एप्लीकेशन बेर में भी करता है, इसलिए इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि बेर में भी इस तरीके का एप्लीकेशन किया जाता है और गुआवा में भी। लेकिन हम बात करेंगे इस समय बेर की, क्योंकि हम कल्टीवेशन पढ़ रहे हैं बेर का। तो वो चीज़ है कि फॉलियर एप्लीकेशन ऑफ 1.5% यूरिया एंड 0.5% ZnSO4 इंक्रीज्ड फ्रूट TSS एंड एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट। अब हम बात करें एसिडिटी डिक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग यूरिया कंसंट्रेशन। जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होती है जब हम यूरिया के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करें दूसरे सॉल्यूशन पे, तो स्प्रेइंग विद यूरिया प्लस 200 ppm एथेफोन, स्प्रेइंग विद यूरिया और 200 ppm एथेफोन increase the length of fruit bearing deciduous branches, fruit set, average single weight and the amount of reducing sugar in fruit। यदि हम यूरिया और 200 ppm एथेफोन दोनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो इंक्रीज द लेंथ को बढ़ाता है, फ्रूट की बियरिंग को, फ्रूट बियरिंग को बढ़ाता है, ब्रांचेस को बढ़ाता है, फ्रूट सेट को बढ़ाता है, एवरेज सिंगल वेट फ्रूट को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन फ्रूट्स। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रोथ करने में मदद करता है। क्या? यूरिया प्लस 200 ppm एथोपेन लेंथ बढ़ा रहा है, फ्रूट की बियरिंग बढ़ा रहा है, ब्रांचेस की ग्रोथ बढ़ा रहा है, फ्रूट सेट बढ़ा रहा है, सिंगल फ्रूट की वेट बढ़ा रहा है, एक सिंगल फ्रूट जो है तो उसकी भी वेट बढ़ा रहा है, साथ ही साथ उस फ्रूट के अंदर रिड्यूसिंग शुगर का भी अमाउंट बढ़ा रहा है। अब हम बात करेंगे जिजिफस मॉरिशियाना, ये हमारा इंडियन बेर है जिजिफस मॉरिशियाना, इनोकुलेटेड विद बैम। बैम एक फंजाई है, बस्कुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा फंजाई, ठीक है, बैम एक फंजाई है। बैम का क्या कहा गया है? जिजिफस मॉरिशियाना इनोकुलेटेड विद बैम। बैम इस फंजाई के द्वारा यदि हम जिजिफस मॉरिशियाना को इनोकुलेटेड करते हैं, बैम फंजाई ग्लोमस मैनीहॉटिस पर्टिकुलर स्पीसीज है फंगस की बेर के लिए, ग्लोमस मैनीहॉटिस यूटिलाइज्ड अवेलेबल फास्फोरस मोर इफिशिएंटली देन नॉन इनोकुलेटेड। ठीक है, यदि हम जिजिफस मॉरिशियाना स्पीसीज़ को बैम फंजाई स्पेशली जो बेर के लिए ग्लोमस मैनीहॉटिस है वो यूटिलाइज करती है, उपयोग क्षमता बढ़ाती है अवेलेबल फास्फोरस की, उपलब्ध फास्फोरस की बहुत ज़्यादा जब हम इनोकुलेटेड नहीं करते तब। ग्लोमस कॉस्ट्रिकम ये एक स्पीसीज़ है फंगस की, बैम की, वन ऑफ द कॉमनली अकरिंग बैम फंजाई ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एसोसिएटेड विद जिजिफस मॉरिशियाना। अब इसमें बताया गया है कि वस्कुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा जो फंजाई है उसकी एक स्ट्रेन है ग्लोमस कॉन्स्टिकम, ठीक है, वन ऑफ द कॉमनली अकरिंग बैम फंजाई। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी अकरिंग मतलब अपना वो बढ़ा लेती है और ज़्यादातर अडॉप्ट की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बैम फंजाई है एरिड और सेमिड एरिड रीजन से, जो कि जिजिफस मॉरिशियाना या इंडियन बेर से एसोसिएटेड है। बैम इनोकुलेशन ऑफ एकोलोस्पोरा मोरोवी, बैम का इनोकुलेशन जब हम करते हैं एकोलोस्पोरा मोरोवी में, जिजास्पोरा मारजेरिटा में, ग्लोमस डिजर्टिकोला में, इसके बाद में ग्लोमस फेस्किकुलेचम एंड स्कूटेलोस्पोरा कैलोस्पोरा इंक्रीज नेट फोटोसिंथेसिस, टोटल क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड शुगर एंड स्टार्च कंसंट्रेशन। ये जो स्पीसीज़ बताई गई हैं ये क्या करती हैं?
अगर हम इनके साथ इनोकुलेट करते हैं किसको, जिज्फस मॉरिशियाना को, तो जिज्फस मॉरिशियाना भी है ना, और ये जो ऊपर स्पीसीज लिखी हुई हैं ये इंक्रीज बढ़ा देती हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जब दर को बढ़ा देंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने के साथ साथ क्लोरोफिल का डेवलपमेंट होगा। क्लोरोफिल का डेवलपमेंट यदि अच्छा से अच्छा होगा तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, है ना, उसकी जो इंटरनल ग्रोथ है, रूट का डेवलपमेंट है, रूट की स्टेबिलिटी है, इंटरनल फिजियोलॉजी है, वो पूरी तरीके से अपने आप में फंक्शन करेगी, अच्छा काम करेगी। टोटल क्लोरोफिल, देखो बात करी थी फोटोसिंथेसिस, टोटल क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, शुगर एंड स्टार्च कंसंट्रेट, ये सब चीज़ें फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। दे आल्सो इंक्रीज स्टोमेटल रेजिस्टेंस देयर बाई रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसफरेशन, ये स्टोमेटल के रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करते हैं, किसको, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रिड्यूस करके। द फिफ्थ एंड सिक्स्थ लीफ फ्रॉम द सेकेंडरी सूट्स, पाँचवीं और छठवीं जो लीफ होती है सेकेंडरी सूट्स की, रिप्रेजेंटिंग द रिसेंटली मैच्योर्ड लीफ, शुड बी कंट्रोल फॉर एनालिसिस एंड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। जो पाँचवीं और छठवीं लीफ होती है सेकेंड सूट की, वो मैच्योर्ड लीफ को रिप्रेजेंट करती है और शुड बी कलेक्ट की जाती है फॉर द एनालिसिस एंड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। ये चीज़ जो है बड़ा इम्पोर्टेंस है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है कि बेर में न्यूट्रिशनल एनालिसिस के लिए किस लीफ को इस्तेमाल किया जाता है, तो आप टिक करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ लीफ फ्रॉम द सेकेंडरी सूट। अब यदि बात की जाए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र की, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को तो कई हद तक समझ लिया गया है। अब हम बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन, बेर में किस तरीके से इरिगेशन को एडॉप्ट किया जाए। द हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट ऑफ जिज्फस मॉरिशियाना, द हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट ऑफ जिज्फस मॉरिशियाना is over by April and plants become dormant in May June and shed their leaves. The harvesting of fruit, मतलब जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, स्पेशली जिज्फस मॉरिशियाना की, इज़ ओवर बाई अप्रैल के समथिंग में, एंड प्लांट्स बिकम डॉर्मेंट, प्लांट्स डॉर्मेंट हो जाता है मई और जून में अपनी लीव्स को छायादार करने के लिए, सेट देयर लीव्स। दे डू नॉट नीड एनी इरीगेशन, उनको किसी भी तरीके की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रूट मैचुरेशन, हार्वेस्टिंग एंड डॉर्मेंसी ऑफ प्लांट्स फ्रॉम मार्च टू जून। दे डू नॉट नीड एनी इरीगेशन, उनको सिंचाई की किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं होती ड्यूरिंग द पीरियड, इस अंतराल में जब फ्रूट का मैचुरेशन हो रहा होता है, हार्वेस्टिंग हो रही होती है और डोरमेंसी होती है प्लांट के अंदर, और ये सब चीज़ें होती हैं मार्च से लेके जून के बीच में, स्पेशली जिज्फस मॉरिशियाना के केस में। तो हम इस कंडीशन में सिंचाई नहीं करते और प्लांट को उसको ग्रोथ के लिए इन तीन कंडीशंस में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जब हम इरिगेशन की बात करेंगे कि तो एक एक पैरामीटर्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे कि इस चीज़ में वाटर की ये स्टेज होती है, यहाँ इरिगेशन की ये क्रिटिकल स्टेज होती है, यहाँ इरिगेशन की ये स्टेज नहीं होती। विद द ऑनसेट ऑफ रेन सीजन, विद द ऑनसेट ऑफ रेन सीजन, ठीक है, वर्षा आने के समय, विद द ऑनसेट ऑफ रेन सीजन इन जुलाई, tree starts new growth and the tree come into blossom during September October। वर्षा शुरू होने में, ठीक है, जुलाई में ट्री स्टार्ट्स न्यू ग्रोथ, जो पौधा है नई वृद्धि स्टार्ट कर देता है, एंड ट्रीज कम इनटू ब्लॉसम, ब्लॉसम स्टेट पर आ जाता है। मतलब ब्लॉसम का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नई कली का बनना, है ना, ड्यूरिंग September October। The irrigation should be withheld at the time of flowering।
फ्लावरिंग के टाइम पर इरिगेशन को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर हम इरिगेशन करते हैं तो फ्लावरिंग के झड़ने की, ड्रूप होने की, विदरिंग होने की चांस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज द फ्लावर्स विल ड्रॉप डाउन, नहीं तो फ्लावर्स झड़ कर गिर जाते हैं। तो स्पेशली हम जब फ्लावरिंग स्टेज पर हमारा बेर का ट्री होता है, ऐसी कंडीशंस में हम इरिगेशन को रोक देते हैं। वो भी इरिगेशन हम 15 से 18 दिन के लिए रोक देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में भी 70% ही फ्लावर फ्रूट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो हमको ये करना चाहिए कि 15 से 20 दिनों के लिए हम इरिगेशन को विदहेल्ड कर दें, जिससे हमारे जो फ्लावर्स हैं उनमें ड्रॉप डाउन ना हो पाए, उनमें वीदरिंग ना हो पाए। Fruit setting is completed by the end of first fortnight of November, and bare trees needs irrigation from November to February for better fruit development. फ्रूट सेटिंग जो कंप्लीट होती है वो होती है एंड ऑफ फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर के एंड में, एंड बेर ट्री नीड्स इरिगेशन फ्रॉम नवंबर टू फरवरी फॉर बेटर फ्रूट डेवलपमेंट। अब ये हमने इरिगेशन पर बात की, ठीक है। इरिगेशन में हम क्या समझे कि ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू से समझाए दे रहे हैं कि हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट ऑफ जिप्सस मॉरिसियाना इज़ ओवर बाय अप्रैल एंड प्लांट टू बिकम डोरमेंट इन मई जून एंड सेट देयर लीव्स। डोरमेंसी मई जून में आती है, ठीक है, और अप्रैल तक उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, पूरी तरीके से ओवर हो जाती है अप्रैल तक। दे डू नॉट नीड एनी इरीगेशन, किस पीरियड में उनको इरीगेशन की आवश्यकता नहीं होती? जब वो मैच्योरिटी स्टेज पे होते हैं, या हार्वेस्टिंग स्टेज पे होते हैं, या डोरमेंसी जब प्लांट में आती है, ऐसी कंडीशन में उनको इरीगेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये स्टेज मार्च से जून तक चलती है। मार्च से जून के बीच में हम कह सकते हैं कि उनको इरीगेशन की किसी भी तरीके की कोई नीड नहीं है। ऑनसेट ऑफ रेन सीजन जुलाई, ट्री स्टार्ट्स न्यू ग्रोथ, उसमें नई ग्रोथ और ब्लॉसम स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्री कम्स इनटू ब्लॉसम ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर, ठीक है। द इरीगेशन शुड बी विदहेल्ड, इरीगेशन को रोक देना चाहिए फ्लावरिंग में, क्योंकि अगर हम फ्लावरिंग पे सिंचाई करते हैं तो फलों जो हमारे जो फूल हैं, जो हमारे फ्लावर्स हैं, वो ड्रॉप डाउन, झड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपको एग्रोनॉमिकल क्रॉप में याद आ रहा होगा, चने में भी फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई नहीं की जाती, ठीक है, क्योंकि फूल झड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में बेर में भी फ्लावरिंग कंडीशन पर सिंचाई नहीं की जाती, फूल झड़ जाता है। फ्रूट सेटिंग इज़ कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, जो फ्रूट की सेटिंग है वो कंप्लीट होती है एंड ऑफ फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर, एंड बेर ट्री नीड्स इरीगेशन फ्रॉम नवंबर टू फरवरी फॉर बेटर फ्रूट डेवलपमेंट। हमको जिप्सस मॉरिसियाना के कंडीशन में बस इतना याद रखना है कि बेर को अगर हमको इरीगेशन प्रोवाइड करनी है तो वो नवंबर से फरवरी में देनी है बेटर फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। याद रखना है कि फ्लावरिंग कंडीशन, जब फ्लावरिंग आ जाए हमको सिंचाई रोक देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग पर। इंटरक्रॉपिंग पे बात करने के बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का जो ड्यूरेशन आपके इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ख़त्म होता है। 21-22 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो लेक्चर नहीं रखा है जिससे आपको इंटरेस्ट ना आए। इंटरक्रॉपिंग की बात करें, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है, आप एमएससी लेवल के स्टूडेंट हैं, आप इतना समझ रहे होंगे कि इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है। बिल्कुल एक लेमैन की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम मेन क्रॉप के बीच में, ठीक है, व्हेन वी प्लांटेड द एडिशनल क्रॉप इन मेन क्रॉप, इन बिटवीन मेन क्रॉप, जब हम किसी मेन क्रॉप के बीच में किसी एडिशनल क्रॉप को जो सॉइल ड्यूरेबल हो और उसके नेचर से मैच करती हो, उसको ग्रो करें, किसके लिए? गेटिंग मैक्सिमम इकोनॉमिक इनपुट, ठीक है। जैसे हमने देखा है, जनरली हम जानते हैं कि जो गुआवा का जो प्लांटेशन होता है, जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 6x6 मीटर पर की जाती है। कहीं कहीं 7x7 मीटर्स पे भी होती है, कहीं कहीं 4x4 मीटर्स पे भी होती है, एज़ पर सिचुएशन,
ठीक है, एज़ पर एक्सपोजर, एज़ पर लोकेलिटी एंड एज़ पर एडाफोलॉजिकल कंडीशंस एंड एज़ फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्टीवार, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक जो आइडियल प्लांटिंग डिस्टेंस है गुआवा की वो है 6 × 6 मीटर। अब आप देखना कि हमने 1 हेक्टेयर में गुआवा का प्लांटेशन किया, तो जब हम 1 हेक्टेयर में गुआवा का प्लांटेशन 6 × 6 मीटर पे किया, तो सपोज करिए 2200 प्लांट 1 हेक्टेयर में हमारे आए। कितने आए? 2200 प्लांट्स। अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस है 6 मीटर, 6 मीटर, वो स्पेस तो खाली है ना। उस स्पेस को हमको, जब हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इकोनॉमिक इनपुट हमको लेना है, तो हम उस 6 × 6 मीटर जो पर प्लांट के बीच में प्लांट टू लेंथ है, ऐसी डिस्टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप्स को बोने के लिए, जिससे हमको मुनाफा मिल सके, जिससे हमको फ़ायदा मिल सके। इसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हमारी लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं, जैसे मूंग हुआ, ठीक है, सेसेम हुआ, क्लस्टर बीन हुआ, लेगुमिनस क्रॉप्स हुआ, इनको हम बोने के काम करते हैं। और इनकी हाइट जो है वो भी गुआवा से ऊपर नहीं जाती। या न्यूट्रिशन, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र में भी कम्पीट नहीं करते। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए इंटरक्रॉपिंग का एक ओवरव्यू देने के बाद अब इसको समझाएंगे कि इंटरक्रॉपिंग ऑफ क्लस्टर बीन, लोविया, मूंग बीन, sesame and other leguminous crops during monsoon have no adverse effect on plant growth up to 5 years। यदि हम क्लस्टर बीन, मूंग बीन, सेसेम और अदर लेग्यूमिनस क्रॉप्स को हम करते हैं, तो उनकी प्लांट ग्रोथ 5 ईयर्स, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ अप टू 5 ईयर्स। कोई तरीके का मेन क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाई इकोनॉमिक यील्ड ऑफ फ्रूट्स एंड द इंटरक्रॉप इज़ रिपोर्टेड एज कम्पेयर्ड विद मोनोकल्चर। जो हाई इकोनॉमिक यील्ड है फ्रूट्स की एंड द इंटरक्रॉप्स की इज़ रिपोर्टेड एज द कम्पेयर्ड विद मोनोकल्चर। तो हमने इंटरक्रॉपिंग की बात की, हमने इरिगेशन की बात की, है ना, और हमने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात की। तो आपने ये भी जाना कि एसिडिटी और न्यूट्रिएंट्स को हम अगर पर फ्रूट के अंदर बढ़ाएं तो किस किस का स्प्रे करें, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना है तो किसका हम स्प्रे करें या किसका हम ब्रॉडकास्ट करें। फिर हमने ये जाना कि इरिगेशन किन किन स्टेज पर नहीं करते हैं, किस स्टेज पर नीड होती है, मैचुरेशन पर करते हैं कि नहीं करते हैं, हार्वेस्टिंग पर करते हैं कि नहीं करते हैं, डोरमेंसी पीरियड में करते हैं कि नहीं करते हैं, फ्लावरिंग पर रोक देते हैं कि करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने जाना। साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी ऐसे इंटरक्रॉप्स हैं जो हम गुआवा के मैन ऑर्चर्ड में बोते हैं और जिनमें उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनको प्रभावित नहीं करती, मैन क्रॉप को। इन सब चीज़ को हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो पर अगर हमारी बात होगी तो वो होगा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के साथ साथ आपको बताया जाएगा रेजुवेंशन ऑफ ओल्ड ऑर्चर्ड्स। इसके बाद होगा आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग लास्ट रहेगा, मतलब इसके बाद वाला रहेगा। इसके बाद बात जो होगी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग और रेजुवेंशन पे होगी। अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।